दोस्तों, इंटरव्यू की कड़ी में आज एक बार फिर हम लोग एक ऐसी शख्सियत के पास आए हुए हैं जिनकी पहचान भोजपुरी सिनेमा में अद्वितीय है। एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर, प्रोड्यूसर और भी बहुत सी चीज़ें जिनके नाम से जुड़ी हुई हैं। आज हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो आप देख रहे हैं गांव गाथा और मैं हूं धर्मेंद्र पांडे। तो आज के इंटरव्यू सेशन में आइए हम स्वागत करते हैं कृष्णा कुमार जी का। स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। और हम आज ढेर सारी बातें आपसे करेंगे, ढेर सारी चीज़ें आपसे जानेंगे भोजपुरी सिनेमा के बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में, कुछ बातें आपकी व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि किन संघर्षों से आप उठ के यहाँ तक आए। तो हम लोग शुरू करते हैं सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले नमस्कार करना चाहता हूं पूरे देशवासियों को, आपके चैनल गांव गाथा के माध्यम से, कि आप लोग का अद्भुत प्यार मुझे मिलता रहा है और चाहता भी हूं कि आप लोग इसी तरह प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। ठीक है सर, पूछिए। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कहाँ से ये शुरुआत हुई। मतलब आपका अभिनय से पहले से जुड़ाव था, थिएटर आपने किया या फिर कहीं आपने ट्रेनिंग ली, या फिर नुक्कड़ से, या फिर नाटक के मंचों से, आप कहाँ से ये सारी चीज़ें आपके अंदर आई? देखिए, किसी भी कलाकार का एक बचपन में ही ये डिसाइड हो जाता है कि मुझे कलाकार बनना है। बट किसी भी चीज़ को पाने के लिए एक पाथ की आवश्यकता होती है। हमने बचपन से ही, हमारे अंदर कुछ गाने का शौक़ था, कुछ नुक्कड़ नाटक करने का शौक़ था। कलकत्ता में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, पापा वहीं पे सेटल्ड थे। बट पापा को ये चीज़ें पता नहीं था कि इस फील्ड में आने के लिए क्या करना चाहिए। और एक बेटा जो होता है बाप से ज़्यादा आगे जाकर कुछ बात नहीं कर सकता है। मेरी हिम्मत नहीं बन पाती थी कि मैं ये कहूँ कि पापा मुझे एक्टिंग लाइन में मुझे बहुत शौक़ है। लेकिन हाँ, स्कूलों में गाना वाना गाते थे, स्टेज प्रोग्राम करते थे, अवार्ड भी मिलता था, फर्स्ट आते थे, और मन में सपना होता था कि मैं भी पर्दे पे कभी हीरो बनूं। लेकिन ये बात कह नहीं पाता था। मन में एक दबीश थी। मन में दबिश थी, हाँ जी। पापा पढ़ा लिखा करके इंजीनियर बनाना चाहते थे और पापा ने इंजीनियर बनाया भी मुझे। कलकत्ता से मैंने इंजीनियरिंग की, ऑटोमोबाइल सेक्टर से। और 2003 में मैं गोरखपुर शहर आया कलकत्ता से। और मारुति में RKBK में मेरी ज्वाइनिंग हुई मैनेजर के पद पे। फिर काम अच्छा रहा तो मैंने एज ए जनरल मैनेजर बन गया, और करीब करीब 5-6 जिलों में, गोरखपुर, फैजाबाद, बस्ती, गोंडा, अकबरपुर, सिद्धार्थनगर, ये सारे जिला हम एज ए GM देखते थे। इसी बीच में भोजपुरी का स्कोप 2003 में ससुरा बड़ा पैसा वाला से यहाँ पे काफ़ी, उसी पीरियड में मैं आया था 2003 में। 2006 में मेरी पहली फिल्म, एक ग्राहक राम नरेश श्रीवास्तव जी हैं, आते थे गाड़ी लेकर के, और वो फिल्मों में काफ़ी डायरेक्शन करते थे, एक्टिंग करते थे। ससुरा बड़ा पैसा वाले उन्होंने एक छोटी सी भूमिका भी निभाई थी। तो उन्होंने कहा कि अरे यार, आप बड़ा टॉल लंबे फिगर दिखते हो, क्यों नहीं फिल्मों में ट्राई करते हो। मेरी मन की बातें उन्होंने छीन ली। मैंने कहा कि सर ये कैसे होता है, कैसे जाया जाता है इस लाइन में, मुझे बताइए ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो उन्होंने हमको घर पे बुलाया और सारी चीज़ें बताया। बताने के बाद कहा सर हमें तो परिचय ही नहीं है, और हमको कहीं काम हम दिलवा दीजिए ना। तो उन्होंने सैया सिपहिया, एक फिल्म बन रही थी गुंजन कपूर, जो एक एल्बम हिट हुआ था, गौनों ले जा राजा जी, भदोही में शूट चल रहा था। उन्होंने मुझे भदोही लेकर के गए। 7-8 दिन की मैंने छुट्टी लिया और जाकर के वहाँ शूट किया। 4-5 सीन मुझे मिला करने के लिए। अनुभव तो कुछ था नहीं कि कैमरा, लाइट, एक्शन होता क्या है। मैंने वो काम किया तो वो बचपन की चीज़ें याद आ रही थी कि मैं जो चाह रहा हूँ यहाँ मिल रहा है। फिर अगले साल नेक्स्ट ईयर में भी एक पिक्चर शूट हो रही थी, दिनेश लाल यादव निरहुआ जो सुपरस्टार हुआ करते, 2007 में, कहाँ जीवा राजा नजरिया लड़ाई के। वो पिक्चर में भी मुझे एक छोटी सी भूमिका गाने में मिला, मैंने वो भी काम किया। फिर रवि किशन जी के साथ 2011 में केहू हमसे जीत ना पाई, एक पिक्चर बन रही थी गोरखपुर में। गोरखपुर नौकरी करते थे, तो एक छोटी छोटी फिल्में मैंने काम किया। काम करने के बाद कुछ अनुभव हुआ। अनुभव होने के बाद मेरे मन में एक ख्वाब आया कि लोग बोलते हैं कि हीरो क्यों नहीं बनते हो, अभी तो कैरेक्टर रोल करते हो। तो हीरो बनने के लिए मैंने लोगों से पता किया, तो लोग बोलते थे भाई तुमको आखिर लॉन्च कौन करेगा, कौन पैसा लगाएगा, कुछ पैसा दो। मैंने कहा अगर पैसा दे करके ही काम करना है तो मैं काम करता हूँ। नए चेहरे के लिए जिस तरह की दुश्वारियाँ होती हैं वो आपने झेली? जी जी जी, जहाँ जाते थे कहीं पैसे की डिमांड होती थी। अमूमन जो होता है कि भैया पैसा दो, नॉन रिफंडेबल। कुछ लोग बोलते थे कि मैं पैसा वापस कर दूंगा, आपकी फिल्म चल जाएगी। तो कुछ अच्छे लोग भी मिलते थे, कहते थे बेटा पैसा लगा के फिल्म बना रहे हो लेकिन बहुत रिस्क है इस लाइन में। अच्छा, पढ़ा लिखा तो था ही मैं, PG भी किया था, गोरखपुर से आगे PG किया, मतलब इस पीरियड में। जी जी जी, गोरखपुर विश्वविद्यालय से, और प्लस इंजीनियरिंग किया ही था। तो एक अनुभव तो था ही कि क्या गलत है और क्या सही है। और मेरे परवरिश में भी मैं बता देता हूँ कि खानदान में कोई गलत स्वभाव भी नहीं था किसी का। एक अच्छे परिवार से मैं था, पिताजी टीचर थे,
नशा मुक्त, मैंने कोई नशा भी नहीं करता है परिवार में, मैं भी नहीं, आज तक पान मसाला बीड़ी सिगरेट गुटखा का कोई मतलब नहीं है। तो मैं इस रास्ता में जाना चाहता था, लेकिन घर वाले का कोई सपोर्ट नहीं था, कहीं घर वाले का कोई जानकारी नहीं थी इस लाइन में, इस फील्ड में कैसे जाओगे। पापा का भी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं था कि मैं पापा से पैसा लेके बोलूँ कि मैं फिल्म में पैसा लगाना चाहता हूँ। मैं नौकरी करता रहा, तो मैंने सोचा कि जब इतना ही पैसा लगा करके फिल्म में काम करना है, 10 लाख 20 लाख लोग मांगते थे, तो क्यों ना मैं ही फिल्म बनाऊं। अच्छा। मेरे मन में एक ख्वाब आया कि फिल्म मैं ही बनाता हूं। मैंने कोशिश किया और 2013 में कंपनी को रिजाइन कर दिया। अच्छा। और फिल्म बनाने के लिए मैं बॉम्बे की तरफ निकल गया। बॉम्बे में गए तो कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मेरी इंटरव्यू अगर जो लोग देख रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि टू बी अलर्ट होकर काम करिए। हर काम में धंधा खराब होता है, अच्छा भी होता है। आपकी सोच कहाँ है, अब क्या आप कैसे करना चाहते हैं, किसी चीज़ को कैसे मैनेज करना चाहते हो। मैं बॉम्बे गया, लगभग फ्रॉड लोग ही मुझे मिले। अच्छा। हाँ, जहाँ गए जिस रास्ते पे लोग मुझे लूटने की कोशिश करते रहे, वो तब पैसा मेरा जब खाली हो गया तब मालूम चला। पहले लगता था कि ये काम जो बोल रहा है सही है, मैंने पैसा लगाया, उसके बाद पता चला वो चीज़ें गायब हो गई सामने से। तो हर जगह मैं ठगा गया। फाइनली 2-4-5 लाख रुपए नुकसान हुआ। मैं वापस आ गया गोरखपुर और कहा कि यार मेरे लायक ये धंधा है नहीं, क्योंकि इतने गंदे लोग मिल रहे हैं। जो जिसको मैं अच्छा समझता हूँ वो भी मेरे पीछे, हाँ, गंदा अनुभव रहा। और मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मेरे लायक ये धंधा नहीं है, मैं नहीं करूँगा। लेकिन जो खुजली होती है ना, ये कीड़ा, 2-4 महीना बीता, फिर जो शूटिंग वूटिंग किए थे, हमने कहा नहीं यार, फिर ट्राई करता हूँ। फिर कुछ लोग मिले हमारे गोरखपुर शहर में, एक संजू सोलंकी जी हैं। उन्होंने कहा कि बाबू देखो, बात तो सही है, लेकिन कीचड़ में ही कमल खिलता है। रामनरेश श्रीवास्तव जी का भी ज्ञान मुझे मिला था। इन लोगों ने फिर मुझे बॉम्बे प्रेरित किया कि आप चलो, कुछ अच्छे लोग हैं मैं मिलवाता हूँ। उन लोगों ने लेके गए और कुछ रियली अच्छे लोगों को मिलवाया। मैं सैल्यूट करता हूँ संजू सोलंकी जी का भी और रामनरेश श्रीवास्तव जी का भी, और तमाम ज्ञानी लोग जो थे, वहाँ ले जाकर के मुझे कुछ अच्छे लोगों से मिलवाया। मिलवाने के बाद ये हुआ कि फिल्म बनाते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि अकेले फिल्म मत बनाओ। बड़ा अच्छा लगा। क्यों भाई? बोले कि तुमको कोई पहचानता नहीं, तुम्हारी फिल्म बिकेगी नहीं, शूट तो हो जाएगा, अभी तुम्हारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, तुम 25-30-40 लाख जो भी कमा के आए हो एक टारगेट लेकर के। तो मैंने कहा क्या क्या? तो बोले कोई स्टार कास्ट रख लो साथ में। विनय आनंद जी का नाम लोगों ने लिया, सुदीप पांडे जी का नाम लिया, एक विराज भट्ट जी थे नेपाल के हीरो, उनसे नाम लिया। मैं तीनों लोगों से मिला। मिलने के बाद चीज़ें सामने जब आ रही थी तो बोले मैं ये हीरो नहीं करूँगा, तुम ये करो। अब मैं लॉन्च होना था तो मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रोल मैं अपने आप पर रखा था। वो बोले नहीं, मैं एस्टेब्लिश्ड हूँ, तुमको ये करना पड़ेगा। तो थोड़ी चीज़ें मतलब कहीं पैसे में, कहीं किसी चीज़ में कंप्रोमाइज़ करना था। हमने पैसा मेरा लग रहा है, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और उसके बावजूद भी उसमें से एक और ज्ञानी कोई मिला, उसने कहा कि भाई इन लोगों को लेकर भी तुम्हारा पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा। हमने क्यों? तो बोले कि देखो ये फिल्म बनाओगे तो ये फिल्म इनकी इतने में बिकेगी, इतने में बिकेगी, फिल्म बनाने में ये मिनिमम खर्चा होता है। हमने कहा नहीं, ये तो लोग बोल रहे हैं कि 20 लाख में फिल्म बन जाएगी। बोले ये सब कहने की बातें हैं, जब बनाने जाओगे तो 20 तुम्हारा फंसेगा, पिक्चर रुक जाएगी, फिर कमाओगे, फिर 20 लाख लगाओगे उस निकालने के लिए। तुम क्यों नहीं बड़ा स्टार कास्ट पकड़ लेते हो जी। तो संजू सोलंकी जी की भी बातें मुझे अच्छी लगी, और संजू जी ने हमको एक डायरेक्टर सनोज मिश्रा जी से मिलवाया। सनोज जी बोले कि ठीक है, आपके पास जो भी 20-30 लाख रुपया है आप मैनेज करो, मैं आपको अनूप जलोटा जी से भजन सम्राट। अच्छा। तो हमको लगा कि बहुत अच्छे भाई इंसान हैं जिनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, और उनके साथ अगर मैं पार्टनरशिप में फिल्म बनाता हूँ तब इससे बड़ी उपलब्धि मेरे लिए नहीं होगी। तो हमको ले जाकर के उन्होंने मिलवाया, और उनके साथ मिलकर मैंने पहली फिल्म हाँ कर दिया तुरंत। और खेसारी लाल सुपरस्टार जैसे इंसान के साथ पहली फिल्म बेताब का निर्माण 2013 में हुआ। फिल्म 2013 में ही रिलीज़ हुई, मेरे पैसे भी रिकवर हुए, और 6 महीने बाद फिर दूसरी भी फिल्म जो जीता वही सिकंदर बनी। इतना ज्ञान हो गया फिल्म मेकिंग का भी और एज ए एक्टिंग का भी कि मैंने तीसरी फिल्म फिर बनाई खेसारी जी को ही लेकर के 2015 में, हीरो नंबर 1। ये फिल्म मील का पत्थर साबित हुआ, और आज तक ये टीवी पे 7 दिन में 6 दिन हर चैनल पे फिल्में आती है लगातार 5 साल से। वेब चैनल ने ख़रीदा था। हमको लगता है कि वेब चैनल कम से कम 10 टाइम तो कम ही पड़ेगा, 20 टाइम से भी ज़्यादा उन्होंने मल्टीपल उस पैसे को कर लिया होगा। इतनी मैंने भोजपुरी का सूर्यवंशम ही कह सकते हैं, हर दिन टीवी पे आती है, जब आज भी खोलिएगा तो किसी ना किसी चैनल पे होगी। उस फिल्म ने मुझे पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं दिया, और उस फिल्म ने ही हीरो नंबर 1 ने मुझे हीरो बना दिया। नहीं तो मेरा टारगेट लास्ट था वो कि 3 फिल्म करने के बाद अगर मुझे फिल्म मार्केट से नहीं मिलेगी तो मैं कितना फिल्म बनाऊंगा, वापस चला आता। लेकिन उसके बाद से फिर तो लाइन लग गई। 3 साल में 3 फिल्में बनाई, और हमको लगता है बाकी के इधर 4 सालों में लगभग 37-38 फिल्में मार्केट से ऑफर हुई।
अच्छा। हाँ। अभी अगर हम आपके किरदार की बात करें, जैसे हमको पता है कि आप नेगेटिव कैरेक्टर भी करते हैं, पॉजिटिव कैरेक्टर भी करते हैं, लीड रोल भी करते हैं, सेकंड रोल भी करते हैं, तो क्या कुछ मतलब एक कलाकार क्या सोचता है, कृष्णा कुमार क्या सोचते हैं इसके बारे में कि ये रोल छोटा है, ये रोल बड़ा है, यहाँ पे मैं फिट नहीं हो रहा हूँ, फिर भी हमें काम करना है, तो कैसे तारतम्यता बैठ पाती है? मतलब एक रिदम की बात होती है, वो कैसे बैठा पाते हैं आप? देखिए, एक कलाकार के लिए सबसे पहले ये सोचना चाहिए, एक तो ये स्टार होते हैं जो जी। सुपर स्टार कहते जी। हैं, उनको एक्टिंग नहीं भी आती है, अगर उन्होंने ऑडियंस बना लिया तो स्टार हैं। जी। और एक होता है कि आदमी को एक्टिंग के दम पे, जैसे हिंदी में होती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, चेहरे से कोई मतलब नहीं, लेकिन एक्टिंग के दम पे उनको पूजा जाता है, आज करोड़ों रुपया लेते हैं। जी। तो मेरा ये मानना है कि मैं एक पढ़ लिख के आया हूँ, अगर इस इंडस्ट्री में मैं बहुत किसी थिएटर में नहीं गया अच्छा। और नहीं कहीं बहुत विशेष सीखा। हाँ, फिल्म लाइन में आया तो मैंने एक्टिंग थोड़ी बहुत सीखी, फाइट करना सीखा, क्योंकि हर चीज़ का एक जो काल्पनिक चीज़ें होती है उसको सीखना पड़ता है, बारीकियाँ। ऐसे हम नॉर्मली मारपीट करते हैं वो चीज़ें, और एक्शन जब बोला जाता है उसका एक्शन का अलग ही भाव होता है। तो फाइट भी सीखा, कुछ डांस भी सीखा, क्योंकि इसमें आना है तो कुछ आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक कलाकार का ये होना चाहिए कि एक कच्चा मिट्टी जैसे होता है ना, कि जिस रूप में मैं दे दूं, तो मैं अपने आप को ये मानता हूं कि मैं एक कलाकार हूं। कला कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, सुपरस्टार पब्लिक बनाती है। तो हमारा ये मानना है कि हम जो काम करते हैं उसमें मेरे लायक कैसा रोल है, क्या मैं उस रोल में फिट बैठता हूं कि नहीं, उस रोल को ही करके हो सकता है मैं हीरो के ऊपर हावी हो सकता हूं, ये काम पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। इसलिए मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मैं लीड रोल ही करूँगा, मैं ऐसा ही करूँगा। मुझे अगर मिलता है फर्स्ट रोल वो भी मैं करता हूँ, सेकंड लीड मिलता है वो भी करता हूँ, निगेटिव कैरेक्टर मिलता है वो भी करता हूँ, कैरेक्टर रोल भी मिलता है वो भी करता हूँ। बस उसमें दम होना चाहिए कि मैं कुछ कर सकूँ, मैं जितना देर आऊँ काम करके अपनी छाप छोड़ के चला जाऊँ। तो एक कलाकार के लिए हमारा मानना है, बाकी लोग भी कहते हैं कि एक कलाकार के लिए ये नहीं होना चाहिए कि मैं लीड रोल कर रहा हूँ, फिर लीड रोल के लिए करेंगे तो साल में कितनी पिक्चर मैं करूँगा। आज अगर 5-6 साल में मैंने 37 फिल्में किया है, तो जिसमें कुछ हीरो भी है, कुछ निगेटिव भी है, किसमें मेन लीड भी है, किसमें सेकेंड भी है, कुछ मेन विलेन भी किया हूँ, और फिल्में सब चली भी है। 4-5 निगेटिव भी किया हूँ मैं। और शत्रुघ्न जी को लेकर देखिए ना, शत्रुघ्न जी हीरो भी हैं, निगेटिव भी करते हैं। बहुत ऐसे कलाकार हैं, मतलब सारे कैरेक्टर में आप अपने आप को फिट रख पाते हैं। यस, इसी से काम थोड़ा ज़्यादा मिल जाती है। अगर हीरो के लिए बैठे रहूँगा तो इतनी सारी फिल्में भी नहीं कर पाऊँगा। अगर सारी चीज़ें करता हूँ तो हर जगह। तो अभी जैसा कि हमको एक न्यूज़ मिली कि आपने एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी अपना गोरखपुर में डाला हुआ है, तो कैसे कुछ ये संभव हो पाता है कि आप एक जगह एक्टिंग करते हैं, कहीं प्रोडक्शन का काम देख रहे हैं, और तीसरी चीज़ आपने ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी डाल दिया है, तो ये तालमेल कैसे बैठा पाते हैं आप? देखिए, किसी भी काम के लिए इंसान का ईमानदार होना और मेहनत और लगन, ये 3 चीज़ होना बहुत ही ज़रूरी है। मेहनत तो हर इंसान करता है, एक लेबर भी करता है, ईंटा ढोने वाला भी करता है, लेकिन वो पैसे मिलता है, शाम को जाकर दारू पी लेता है, ख़त्म हो जाती है। तो उस काम में कितनी आप ईमानदारी करते हो। मैंने जब से 2013 से, लोग कहते हैं कि कृष्णा जी रियली 2013 और 2020 6-7 सालों के अंदर आपने 3-3 फिल्में बना ली, 40 फिल्मों में एक्टिंग भी कर लिया, शादीशुदा लाइफ है, परिवार को भी एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, परिवार को भी संभालना है, और आपने डिस्ट्रीब्यूशन भी किया, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी महारत हासिल किया, 70-80 फिल्में भी इतने कर ली, किसी का 1 रुपये बकाया भी नहीं दे किए, और नहीं मार्केट में आपका नाम खराब है, और अभी चौथी उपलब्धि आपने एक स्टूडियो भी डाल दिया। तो मैंने कहा ना कि ईमानदार होना, मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि मेरा पूरी इंडस्ट्री में किसी के पास एक चवन्नी बकाया नहीं है, जो कि फिल्म इंडस्ट्री लोग शुरू में बताता ना बहुत फ्रॉड लाइन है। अब मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि रियली संजू सोलंकी की बात मुझे याद आती है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, और मैं नहीं कह सकता हूँ, लोग कहते हैं कि ये काम कृष्ण कुमार तुमने किया है, तुम्हारी मिसाल हम लोग देते हैं कि देख लो, नॉन सिंगर होकर के भी इंडस्ट्री में आकर के इसने प्रोड्यूसर भी बन गया, एक्टर भी बन गया, डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गया, अभी म्यूजिक स्टूडियो का काम शुरू कर दिया। मुझे वो रास्ता खुद फिल्म सिखाती है कि आप ये काम करो। मैं डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनता, मैं गया था हीरो बनने, प्रोड्यूसर बना, क्योंकि उसी ने सिखाया कि तुमको कोई नहीं ले रहा है तो खुद फिल्म बनाओ। और मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि मैंने 3 फिल्में बनाई, किसी फिल्म में लॉस नहीं हुआ। लोग बोलते हैं कि भोजपुरी फिल्म में फ़ायदा नहीं होता है, आप कर्म तो करो सही से। आप बजट बनाते हो, बजट से एक्सीड जाओगे तो लॉस होगा आपको। वो भी एक्सीड क्यों जाते हो भाई, आपको सब पता है, डिसाइडेड है कि हमको 20 दिन में फिल्में बनानी है, इतना स्टार कास्ट को पैसा देना है, ये खाने में पैसा लगना है, होटल में लगना, तो एक्सीड कैसे जाएगा। 5% टॉलरेंस हर चीज़ में होता है।
आपदा आ गई, किसी दिन बारिश हो गई, शूटिंग 2 दिन बढ़ गया, लेकिन 1 लाख का 1 करोड़ का बजट अब 1.5 करोड़ चला जाएगा, तो आपको कहीं ना कहीं लापरवाही है, आप ट्रैक से कहीं गलत गए होंगे, कहीं आप क्या बोलूँ, आप समझदार हैं फिल्म लाइन में क्या होता है। तो हमारे ऊपर जब ये बातें आई तो हमको प्रोड्यूसर खुद फिल्म रास्ते नहीं बना दिया कि आप प्रोड्यूसर बन जाओ, और एक्टर बन गए, प्रोड्यूसर बने तो एक्टर बनने के बाद फिल्में आती रही, बदनामियाँ मिलती रही कि सारे डिस्ट्रीब्यूटर चोर होते हैं, ये लोग बोलते हैं, आज भी लोग बोलते हैं। हमने कहा चलो मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता हूँ और देखता हूँ क्या चोरी होती है, कैसे क्या होता है। और फिल्म मैंने किया, 70-80 फिल्में लिया, सबको पैसे दिए, सब लोग का लगा कि नहीं कृष्ण कुमार जी बहुत अच्छा काम करते हैं, और सबके पैसे पूरे प्रॉपर दे देते हैं, और फिल्म रिलीज होती है। ठीक है, फिल्म धंधा है, किसी में नुकसान हुआ है, मैं भी कहता हूँ, किसी में फ़ायदा भी हुआ है, तो बैलेंस करके एक काम चलता रहा। मेरे नाम पर कोई एक प्रोड्यूसर आके कहे कि हाँ कृष्ण कुमार जी, मैं तो मीडिया के सामने बोल रहा हूँ कि चोरी किए हैं, मेरा हिसाब नहीं दिए, मेरे पैसे खा गए, मैं ओवरफ्लो भी दिया हूँ, 2500% फिल्मों को मैंने ओवरफ्लो तक दिया है। हाँ, जो कि लोग कहते हैं कोई ओवरफ्लो नहीं देता है। तो आप काम कैसा करते हैं खुद आपको रास्ता बताता है। म्यूजिक स्टूडियो की बात आई, अभी कोरोना 2 साल से चल रहा है, मेरी 12-13 फिल्में बन के रेडी है, डबिंग करने कोई बॉम्बे नहीं जा रहा है, या डबिंग स्टूडियो कुछ है भी तो प्रॉपर वे में नहीं है। मैं ये सारा काम जानता था तो मैंने कहा हाँ, स्टैंडर्ड नहीं है। मैं बॉम्बे में काम किया था, बॉम्बे में डबिंग किया था, तो देखा, हमने कहा एक काम करता हूँ, एक डबिंग स्टूडियो। बहुत लोगों ने कहा कि भैया पांडे जी वहाँ हैं, बनारस में हैं, फलाने वहाँ है, पिक्चर हमारी रुकी हुई है, डबिंग नहीं हो पा रही है, और जो भी स्टार कास्ट होते हैं उनकी डबिंग प्रॉपर वॉइस देना पड़ता है ताकि उनकी एक अपनी पहचान बने, और बाकी अदर जो लोकल कास्टिंग होती है उस तो चल जाता है काम। और सारे आर्टिस्ट, जब से लॉकडाउन हुआ है ना, तो सैटेलाइट का मार्केट थोड़ा बढ़ गया, थिएटर बंद हो गया है, सारे आर्टिस्ट बिजी, ओटीटी प्लेटफॉर्म, हाँ सारे आर्टिस्ट बिजी। अब डबिंग हो कहाँ से, कोई बॉम्बे जाएगा आएगा, खर्चे भी बढ़ेंगे सबको बुलाना। तो हमने सोचा कि काम करता हूँ, स्टूडियो में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है कि स्टूडियो डाल देता हूँ, और जो आसपास के कलाकार होंगे आगे डबिंग करेंगे और काम करेंगे। तो मुझे खुद सिनेमा ने ही एक रास्ता दे दिया। मैंने डबिंग स्टूडियो 2-2.5 महीना हो गया, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से देखिए 5-6 फिल्मों की डबिंग प्लस म्यूजिक का एल्बम, सारी चीज़ काम करते हैं। और ये भी है कि कोई बहुत बड़ा पैसा भी नहीं लेता हूँ मैं, यथाशक्ति तथा भक्ति वाली कहावत है। छोटी फिल्में आती है, भैया हमारा यही बजट है, चलो भाई करो। बड़ी फिल्में आती है, हमारा यही बजट है। बड़ी फिल्में वाले तो और कंजूस होते हैं तो वो और पैसा नहीं देना चाहते हैं, तो उनको भी मैंने कहता हूँ चलो। जो गरीब बच्चा कोई आता कहता है कि मुझे आगे बढ़ाइए, मैं बोल रहा हूँ गाना अगर अच्छा गाते हो तुम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे स्टूडियो में गाना गाओ। ये सोच रखता हूँ, तो हमारे पास इतने सारे काम आ रहे हैं। तो सबसे पहले इंसान को विनम्र होना जरूरी है, ईमानदार होना जरूरी है, और आपको लगता है कि हम ये काम कर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है, लेकिन अपने आप से तो चोरी कर रहे हैं ना, वो दिख रहा है कहीं ना कहीं। अपने आप से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो हो सकता है मेरे अंदर वो गुण है जिसकी वजह से मैंने ये सारा काम एक थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल, जैसे अभी आपने बताया कि आप शादीशुदा हैं, तो मेरे जहन में एक बात आई कि आप शादीशुदा हैं और चार्मिंग फेस भी हैं, फिट भी हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं जो एक्ट्रेस हैं वो अट्रैक्ट होती होंगी फिल्मों के दरमियान, जो है थोड़ी सी तो नज़दीकियाँ बढ़ती ही होंगी, या फिर पूरी तरीके से प्रोफेशनल हैं आप लोग। और मतलब भाभी जी को कहीं ये थोड़ी सी दिक्कत तो नहीं होती है कि सुंदर सुंदर चेहरों के साथ आप जो है डांस कर रहे हैं, घूम रहे हैं फिल्मों में, भाभी जी को कहीं नहीं जा रहे हैं घूमने के लिए? देखिए, पहला सवाल का जवाब मैं देता हूँ। आपने कहा कि सुंदर सुंदर लड़कियाँ फिट हैं तभी एक्टर हैं, और सच्चाई है। लेकिन जो लड़कियाँ होती हैं ना, 2 चीज़ सोचती हैं। पहले तो वो सोचती हैं कि मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं। अच्छा। अगर वो अनमैरिड हैं तो उनका थोड़ा सा फोकस ज़्यादा होता है, बढ़ता है कि चलो हम भी अनमैरिड हैं, लड़का अच्छा दिख रहा है, एक्टर भी है, स्कोप बन सकता है आगे। स्कोप तो आजकल हर चीज़ में बनता है, शादीशुदा भी लोग लेके भाग जाते हैं बट ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि दोनों तरफ क्या माहौल है। हम उस परिवार से नहीं, आपको शुरू में ही बताया था कि मेरा परिवार थोड़ा सा दूसरे टाइप का है, हमारे खानदान में कोई नशा तक नहीं करता है, तो वो जहन मेरे अंदर भी है। तो आधी लड़कियां तो ख़त्म हो ऐसे ही चली जाती हैं, वो सोचती ही नहीं है कि अरे लड़का शादीशुदा है, बच्चे हैं, कहाँ इनके ऊपर डोरे डाल के कोई मतलब नहीं है, ये दाल गलने वाला नहीं है। अगर कुछ के मन में होता है कि नहीं मैं घुमा लूँगी, तो 1-2 दिन मान लीजिए आप शूटिंग करते हैं, एक परिवार है, उठना बैठना लगता है, लेकिन उनकी वो हमारी बातों से, हमारी भावनाओं से समझ जाती है कि यहाँ कुछ होने वाला है नहीं, काम यहाँ नहीं बन सकता। ठीक है ना। तीसरी बात, मैं अगर इस लाइन में यहाँ तक आया हूँ, इसमें सबसे बड़ा श्रेय है मेरी वाइफ का। अच्छा। यहाँ तक अगर मैं काम करता हूँ, अगर वाइफ न चाहे तो मैं एक दिन भी काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक शादीशुदा ज़िंदगी हमारी हो चुकी है।
चौथा आपने कहा कि वाइफ, किसी भी औरत का, मैं कहता हूँ कोई भी औरत दुनिया की हो, किसी भी गैर लड़की को बाहों में लेके आप डांस करेंगे, लाख आप समझाएंगे कि हम रील के लिए कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी दर्द तो होती है। बिल्कुल। आज मैं ही हूँ, मेरी वाइफ किसी के साथ डांस करे चाहे जो भी करे, काल्पनिक है फिर भी महसूस होता है, लेकिन ये हाँ ह्यूमन नेचर है, लेकिन ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरा बिजनेस है, तो थोड़ी सी समझाना पड़ता है, दिक्कत होती है, मनाना पड़ता है, तभी काम कर रहा हूँ। दिक्कत होती है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि दिक्कत नहीं होती है, उनको समझाता हूँ कि ये सारी चीज़ें काल्पनिक है। आप देखो मेरे साथ ऐसा कभी आप 40 फिल्में कर लिया हूँ, अगर गलत रहता तो कहीं ना कहीं आपके पास न्यूज़ आती या मीडिया में न्यूज़ आती या लोग फोटो खींच के डाल देते, तो बोलती इसी विश्वास के साथ तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, और ये सत्य है। मैं वादा भी किया हूँ उनसे कि आप कभी भी गलत आपके सामने कुछ नहीं आएगा, और शादी की बात तो भूल ही जाइए कि ऐसा गलत स्टेप कृष्णा जी कभी लेंगे, नहीं तो फिर मेरा पढ़ा लिखा सब बेकार है। जी जी। तो अभी जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ, अभी देखिए काफ़ी लंबा लॉकडाउन चल रहा था, उसके बाद कुछ फिल्में बननी शुरू हुई, फिर से एक बार लॉकडाउन लगा और फिर से एक बार लॉकडाउन ओपन हो चुका है। तो अभी हाल में क्या चल रहा है, मतलब फिल्में शूट कर रहे हैं या फिर रिकॉर्डिंग पे ही फोकस है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में काम बढ़िया हो रहा है, इस समय क्या कर रहे हैं? अभी भारत सरकार कह लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट सरकार कह लीजिए, सारे चीज़ें तो उन्होंने खोल दिया लॉकडाउन में, लेकिन सिनेमा हॉल आज भी नहीं खुला है। जी, सिनेमा हॉल खुल जाएगा। फिल्में तो बन रही है, फिल्में का 2 पार्ट है ना, एक सेटेलाइट पे चली जाती है, एक थिएटर में जाती है। तो सिनेमा इसलिए बन रहा है कि कम से कम लोगों को रोजी रोजगार मिले। अब प्लस कुछ भी नहीं होगा तो सेटेलाइट पे फिल्में तो चली जाएगी, बट सिनेमा हॉल अभी बंद है, तो सिनेमा बंद है तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन भी बंद है, तो 2 पार्ट तो मेरा बंद चल रहा है। बाकी मैं एक्टिंग कर रहा हूँ जिससे हमारी रोजी रोटी चल जा रही है। स्टूडियो चल रहा है, स्टूडियो का तो कोई दिक्कत है नहीं, म्यूजिक पार्ट चल रहा है या डबिंग हो रही है, तो मेरा काम चल रहा है। सिनेमा हॉल जब खुल जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन का भी हाँ गति आ जाएगी। लेकिन हाँ ये ज़रूर कहेंगे कि जो बीच में 2 महीना खुला था, मैंने 5-6 फिल्में रिलीज़ भी किया, बड़ी फिल्में होली पे आई थी और छोटी भी फिल्में रिलीज़ किया था। रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं रहा, कारण कि एक तो मन में दहशत था कोरोना का, हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है, और भी भोजपुरी एक अपने आप में अभी बहुत ही पतन कह लीजिए, पतन पे है, ढलान पे है। फिल्में अच्छी नहीं बन रही है, फिल्में वल्गर बन रही है, इसको लेकर के भी दर्शक काफ़ी टूटे हुए हैं। इस समय जैसे एक वल्गैरिटी पे बहुत हो हल्ला मचा हुआ है, तो इसको आप कहाँ किस नज़रिए से देखते हैं कि मतलब क्या उसकी सीमा तय होनी चाहिए? क्या सेंसर बोर्ड ऐसा होना चाहिए कि जो वल्गैरिटी को पूरी तरीके से, मतलब इन भोजपुरी फिल्मों से या अन्य सिनेमा की तरह आप देख पा रहे होंगे कि मतलब एक मतलब जो कह सकते हैं कि साफ़ सुथरी फिल्में, एक लीक पे जो फिल्में चलती हैं, जैसे क्लासिकल फिल्में होती हैं, उनका अपना एक दायरा है, उनका अपना एक दर्शक वर्ग है उनका, तो इस तरह की फिल्में क्यों नहीं बन पा रही हमारे भोजपुरी सेक्टर में? ऐसा नहीं है, फिल्में आज के देखिए बल्गर वाली चीज़ें जो बात की है आपने, बल्गरिटी पे फोकस लोग कर रहे हैं। ये सत्य था कि फिल्में बल्गर बन रही थी, फिल्मों से ज़्यादा एल्बम बल्गर आ रहे थे। एल्बम पे कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, एल्बम में ही ज़्यादा गंदगी फैलाई जा रही है, इसलिए कि उस पर सेंसर नहीं है। मैं इसके पहले भी कई इंटरव्यू में बोल चुका हूँ कि एल्बम पे सेंसर रखना बहुत ज़रूरी है। क्या कि आजकल शॉर्ट टर्म रास्ता लोग अपनाते हैं, गंदा गाना गाओ जल्दी से डाल दो, कोई रोक टोक नहीं है, कुछ आएंगे, ठीक है। गंदगी सबको पसंद आती है, मज़ा आता है देखने में। बच्चे नहीं पढ़ते हैं, क्यों? उनको फालतू चीज़ अच्छा लगता है, तो गार्जियनशिप दिया जाता है कि बच्चे पढ़े, आगे वही हमारे भविष्य है। तो इस पर भी गार्जियनशिप होना, इन द सेंस कि सेंसर होना बहुत ज़रूरी है। सेंसर जिस दिन आ जाएगा तो फिल्मों की तरह होगा कि उसमें कटिंग मिलेगी, या ये बोला जाएगा कि भाई ये सर्टिफिकेट हम देंगे तो इतना ही दिखाएंगे, नहीं तो नहीं। आज हम टीवी पे फिल्में देखते हैं, फिल्म बना के देते हैं, 2.5 घंटे का फिल्म हो जाती है, 1.5 घंटे का, सारे सीन काट दिए जाते हैं। ऐसा काम ही क्यों करें? बदलाव होना जरूरी है। वल्गरिटी पे बहुत, अब देखिए विधानसभा में भी मैटर उठ चुका है, लोकसभा में उठ चुका, हमारे माननीय सांसद गोरखपुर के रविकिशन जी भी मैटर पे काफ़ी हाईलाइट हो गए हैं। हाँ, तो अब ये हमको लग रहा है कि कोई ना कोई संविधान इस पे आएगा, और ये एक बार ये सारी चीज़ जब ख़त्म हो जाएगी ना, तब पब्लिक के दिमाग में हो जाएगा कि नहीं, अब वल्गरिटी धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। और फिल्में, जहाँ तक ये बात है, अब फिल्में इस दौर में जो बन रही है सेटेलाइट के लिए, आप देखिए कि 100% साफ सुथरी फिल्में बन रही है। मैं तो इधर नॉनवेज पिक्चर देख ही नहीं रहा हूँ, ये बन रही है। बिफोर यू चैनल अपना खुद का पिक्चरें बना रहे हैं, सब साफ सुथरी मैथोलॉजिकल पिक्चर। बीपी पिक्चर मैं कर रहा हूँ बस्ती में, मैथोलॉजिकल पिक्चर है। इसके पहले भी उन्होंने छठी मैया क्या क्या समथिंग पिक्चरें बनाया, बाकी फैमिलियर पिक्चरें बना रहे हैं लोग। और नॉर्मली भी पिक्चर जो चाहे स्टार खेसारी जी हों, पवन जी हों, दिनेश जी हों, ये लोग भी सब अब ट्रेंड चेंज कर रहे हैं धीरे धीरे, कि बल्गर बना के कोई मतलब नहीं है अब, क्योंकि समाज वाकई दूषित हो रहा है। हम उसी समाज में रहते हैं, अपने पैर
पे ही, उसी कुल्हाड़ी पे बैठे उसी को काट रहे हैं। तो चीज़ें बदलाव आ रही है और पिक्चरें शुरू हो गई है बनना। अभी बदलाव आएगी और आने के बाद ये सारी चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और सेंसर बोर्ड आ जाएगा। एक आरोप लगता है कि फिल्मों में जो मेल कलाकार है वो फीमेल कलाकार के ऊपर हावी हो जाता है, उसका कैरेक्टर कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता है, या ये कह लें कि एक वुमन एम्पावरमेंट को कहीं ना कहीं एक धक्का लगता है, एक चोट पहुंचती है। इस पे आपकी क्या राय है? कुछ है, सब जगह नहीं है जी। कुछ बड़े कलाकार जब हो जाते हैं तो एक होता है ना मन में जी, एक और स्टारडम हावी हो जाता है। स्टारडम हावी हो जाता है। और मैं उतना ही दोष देता हूँ उस अभिनेत्री का भी कि आप बार बार अगर किसी स्टार के साथ काम करते हो, ठीक है, लोग बोलते हैं कि जोड़ी इनका हिट है, जी। हिट है, आप इसका मतलब अच्छा काम करते हो, फिर दूसरे कलाकारों के साथ काम करो ना भाई। जी। पब्लिक का भी मन ऊब जाता है देखते देखते। लेकिन लोग बोलते हैं कि ये स्टार बोलता है कि नहीं ये हीरोइन बार बार हमारे साथ काम करेगी, तो उतना ही दोस्त तो हीरोइन का भी है। वो भी तो बोल सकती है कि मेरे अंदर स्टेमिना है, मैं काम नहीं करूंगी आपके साथ, मैं उनके साथ काम करूंगी। तो एक तरफा दोस्त नहीं है कि खाली हीरो ही प्रेशर देते हैं, हीरोइन का भी दोस्त। हीरोइन तो हट सकती है, लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म अपनाती है कि नहीं नहीं ये स्टार बड़ा है, इसके साथ रहेंगे तो 2 पैसा भी कमा लेंगे, और स्टार बोलेगा कि इनको इतना फीस दो तो इतना फीस भी देंगे। और लगता है जब 8-10 फिल्में आ जाती है तो एक बॉन्डिंग हो जाता है उन लोगों का। बॉन्डिंग होने के बाद ये सारा खेल चलता है। कुछ एक लोग हैं, सब लोग नहीं हैं। अब देखिए लाइन से उसके बाद 2-3 लोगों को छोड़ करके बाकी सब हीरोइन इधर उधर काम करती हैं, ऐसा नहीं है। और वो भी हीरोइन अब देखिए ना, आज के डेट में आप जहाँ इशारा कर रहे हैं मैं भी समझ सकता हूँ, वो लोग भी अब मार्केट में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, चाहे वो जो भी हीरोइन है बड़ी लेवल की, सब मार्केट में नए हीरो के साथ काम कर रही हैं, मीडियम वर्ग के जो हीरो उनके साथ भी काम कर रही हैं। चूँकि समय का अभाव है आपके पास भी, आपको भी शूट पे निकलना है, तो चलते चलते हम चाहेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री को या फिर आपका जो एक दर्शक वर्ग है भोजपुरी का, आप अपना कोई संदेश देना चाहेंगे जो एक पॉजिटिव मैसेज हो समाज के लिए, इंडस्ट्री के लिए, जो उसके फेवर में हो? मैं पूरे इंटरव्यू में भी कहा हूँ और आखिरी में ये कहना चाहता हूँ कि हम जिस समाज में रहते हैं या जिस घर में रहते हैं उसके इर्द गिर्द सफाई रखते हैं। क्यों रखते हैं? तो मैं ये चाहूँगा कि जिस भोजपुरी में हम भोजपुरी को बढ़ावा देते हैं, भोजपुरी को देखते हैं, उसको दूषित ना करें, साफ़ सुथरे गाने बनाएं, ताकि हमारी माताएं, बहनें, भैया, भाभी सब लोग एक साथ बैठकर देख सकें। भोजपुरी बहुत ही मीठी भाषा है, बाकी भाषाओं से भी बहुत मीठी भाषा है। हम ये नहीं करें कि बंगला अच्छा नहीं है, बंगालियों के लिए बंगला भाषा अच्छा है, कन्नड़ के लिए कन्नड़ भाषा अच्छा है, लेकिन हम जिस भाषा में काम करते हैं बहुत ही मीठी भाषा है और इसको आप लोग बचाइए। भोजपुरी ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे कंट्री में बोली जाती है, बाकी कोई भाषा नहीं है। हिंदी छोड़ दीजिए, बाकी आप बंगला बोलिए तो हमको लगता है बंगाल के बाद 1-2 जगह कुछ लोग मिलेंगे। कन्नड़ देख लीजिए, तमिल देख लीजिए, हाँ मलयालम देख लीजिए, उड़िया देख लीजिए, लेकिन भोजपुरी एक ऐसी भाषा है कि यूपी में भी लोग बोलते हैं, बिहार में भी बोलते हैं, बॉम्बे में बोलते हैं, गुजरात में बोलते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी मिलेंगे, पंजाब में भी मिलेंगे। तो आप इतनी बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटी मिला है, उसको खोइए मत, इसको बनाए रखिए, साफ़ सुथरी फिल्में बनाइए, परहेज करिए। अगर कोई गंदा गाता भी है, सेंसर नहीं है, तो सबसे बड़ा सेंसर आप हो, आप उसे देखबे मत करो। जब आपका मिलेनियम में जब नहीं जाएगा फिर उस एक्टर को खुद पता चलेगा, लग रहा मज़ा नहीं आ रहा, तो हम बढ़ावा खुद ही देते हैं। तो इस चीज़ को रोकिए, साफ़ सुथरी फिल्म बनाइए, अगेन बार बार मैं कह रहा हूँ। और आदमी अगर ईमानदार हो, मेहनत से काम करे तो असफल नहीं हो सकता है। उसका उदाहरण मैं खुद हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि आप जिस डाली पे बैठते हो उस डाली को मत काटो, ईमानदारी से काम करो, आपको कोई बाधा नहीं आएगी। हाँ अड़चन आती है, ईमानदारी में अड़चन आती है, लेकिन थोड़ी सी धैर्यता रखिए, समय का इंतज़ार करिए, समय ही सबसे बड़ा बलवान होता है। बस यही कहूँगा और आशीर्वाद। चलते चलते हम आपको जो है आने वाली फिल्मों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, हमारा चैनल आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता है और उसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ आपको, जो आप सारा सलील भोजपुरी सिने अवार्ड में आपको जो है बेस्ट आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटर का अवार्ड मिला। तो इसी तरह से आप आगे भी काम करते रहिए, हम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।